नमस्ते छात्रों। आज हम एनसीईआरटी अध्याय 2 अमल, क्षार एवं लवण सिद्धांत भाग 7 खंड 2.3.1 पर चर्चा करेंगे। यह एक अस्वीकरण है। तो आज का सीखने का उद्देश्य इस व्याख्यान के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को समझने में। तो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी के अनुसार हम किन विषयों को शामिल करेंगे। पहला है अनुभाग 2.3.1 दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। फिर उसके बाद हम पाठ्य निहित प्रश्न 1 से 4 तक को समझेंगे और उसका हल करेंगे और अंत में हम निष्कर्ष के साथ समाप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं अनुभाग 2.3.1 दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो अब हम ये चर्चा करने वाले हैं कि पीएच हमारे पाचन तंत्र में कैसे भूमिका निभाता है। हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार पाचन की प्रक्रिया में कैसे शामिल होते हैं। तो चलिए हमारे पेट के अंदर क्या होता है इसकी झलक डालकर शुरू करते हैं। तो हमारा पेट प्राकृतिक रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। यह एक मजबूत अम्ल है और यह हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाने के लिए आवश्यक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl के रूप में भी जाना जाता है और यह हमारे पेट को अम्लीय वातावरण देता है। यह अम्ल भोजन के पाचन में मदद करता है, लेकिन यह पेट को खुद नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पेट की लाइनिंग म्यूकस का उत्पादन करती है, जो पेट को अम्ल द्वारा क्षति पहुंचाने से बचाता है। हालांकि कभी-कभी पेट में अम्ल की अधिक मात्रा उत्पन्न हो जाती है, खासकर अपच के दौरान। यह अतिरिक्त अम्ल पेट की लाइनिंग में दर्द और जलन पैदा कर सकता है। इस दर्द को कम करने के लिए लोग अक्सर एंटासिड नामक पदार्थों का उपयोग करते हैं। एंटासिड क्षार होते हैं, जिसका मतलब है कि वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। एंटासिड काम करते हैं पेट में जमा अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करके। तो उदासीन एक रासायनिक प्रक्रिया है जहां अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया करके पानी और लवण का निर्माण होता है, जिससे अम्लता कम हो जाती है। एक सामान्य प्रति अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे मैग्नीशिया का दूध भी कहा जाता है। यह एक हल्का क्षार है, जिसका मतलब है कि यह बहुत मजबूत नहीं है, इसीलिए शरीर में उपयोग करना सुरक्षित है। अतिरिक्त अम्ल के साथ प्रक्रिया करके यह पेट के पीएच को सामान्य पर लौटने में मदद करता है। अगला हम यह जानने वाले हैं कि पीएच में होने वाले परिवर्तन दांतों के क्षय का कारण कैसे बन सकते हैं। हम देखेंगे कि अम्ल और क्षारक हमारे मुंह के अंदर होने वाली प्रक्रिया में कैसे भूमिका निभाते हैं। तो दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब हमारे मुंह में पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है। पीएच एक ऐसा माप है जो बताता है कि कोई घोल कितना अम्लीय या क्षारीय है, जहां कम मान अधिक अम्लीयता को दर्शाते हैं। तो जब हमारा मुंह इस स्तर से अधिक अम्लीय हो जाता है, तो हमारे दांत खतरे में पड़ जाते हैं। दांत की बाहरी परत, जिसे दांत का इनामल कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट नामक पदार्थ से बनी होती है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलीय रूप है। यह वास्तव में हमारे शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है, यहाँ तक कि हड्डी से भी ज्यादा कठोर। भले ही इनामल पानी में नहीं घुलता, लेकिन अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो यह खराब हो जाता है। इसका मतलब है कि अम्ल इनामल को तोड़ना शुरू कर सकता है, जिससे दांत में छेद हो सकते हैं। तो हमारे मुंह की एसिडिटी सीधे हमारे दांतों की मजबूती को प्रभावित करती है। लेकिन ये अम्ल कहाँ से आते हैं? हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के बाद चीनी और बचे हुए खाद्य कणों पर
भोजन करते हैं। जैसे ही वे इन पदार्थों को तोड़ते हैं, वैसे ही अम्ल का उत्पादन उपोत्पाद के रूप में होता है। यही कारण है कि मीठे खाद्य पदार्थों को खाने से दांतों के क्षय का खतरा बढ़ जाता है। इस अम्ल के निर्माण को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका खाने के बाद हमारे मुंह को साफ करना है। ब्रश करना या कुल्ला करना भोजन के कणों और बैक्टीरियाओं को हटाने में मदद करता है, जिससे उत्पन्न होने वाले अम्ल की मात्रा कम हो जाती है और हमारा अनामल सुरक्षित रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश टूथपेस्ट क्षारीय होते हैं, जिसका मतलब है कि वे हमारे मुंह में मौजूद अम्ल को उदासीन कर सकते हैं। टूथपेस्ट का उपयोग करके हम पीएच को संतुलित करने में मदद करते हैं और इनामल के क्षरण से बचाव करते हैं। इसलिए टूथपेस्ट से नियमित ब्रशिंग दांतों के क्षरण को रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आइए देखें कि जानवर और पौधे खुद की रक्षा के लिए रसायनों का उपयोग कैसे करते हैं। इसे प्रकृति में रासायनिक युद्ध कहा जाता है। पहले एक ऐसा समय याद करें जब आपको मधुमक्खी ने डंक मारा हो। क्या किसी को वह तीव्र दर्द महसूस हुआ है? जब कोई मधुमक्खी काटती है तो वह हमारी त्वचा में एक अम्ल छोड़ जाती है। यह अम्ल ही वह है जो हमें दर्द और जलन महसूस कराता है। अम्ल के जलन या चुभने जैसा एहसास हो सकता है, इसीलिए मधुमक्खी के काटने से दर्द होता है। तो मधुमक्खी के डंक से राहत पाने के लिए हम बेकिंग सोडा जैसा हल्का क्षारक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह क्षारक डंक से निकले अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके उसे उदासीन करने में मदद करता है, जिससे दर्द कम हो जाता है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जब आप बिच्छू बूटी के पत्तों में हाथ लगाते हो तो वह आपको जलन महसूस होती है। इसका कारण है उस पत्तों द्वारा छोड़ा गया अम्ल, जिसका नाम है मिथेनोइक अम्ल। तो चलिए आप समझते हैं कि प्रकृति खुद किस तरह अम्लों और क्षारों को उदासीन करने के तरीके प्रदान करती है। तो आइए बिचौले पौधे के बारे में और जानते हैं। बिचौली एक घास जैसा पौधा है, जिसका मतलब है कि इसके पास मुलायम हरे तने होते हैं और यह जंगल में उगता है। नेटल के पत्तों में चुभने वाला बात होती है, जो अगर हम उन्हें गलती से छू लें तो दर्दनाक चुभन पैदा कर सकते हैं। नेटल के डंक से होने वाला दर्द मिथेनोइक एसिड नामक रसायन के कारण होता है, जो पौधा अपने डंकदार बालों के माध्यम से स्रावित करता है। मिथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रकृति में पाए जाने वाले एक सरल अम्ल है। तो दर्दनाक डंक से राहत पाने के लिए पारंपरिक उपाय है कि डांक पौधे की पत्ती से उस क्षेत्र को रगड़े। डांक पौधा आमतौर पर जंगल में नेटल के बगल में उगता है। तो नेटल पौधों के बगल में डांक पौधों की उपस्थिति यह दिखाती है कि प्रकृति कैसे नपुंसकरण विकल्प प्रदान करती है। अब तालिका 2.3 कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल को देखते हैं। तो चलिए तालिका 2.3 को देखते हैं, जिसमें कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने अम्लों की सूची दी गई है। तो यह तालिका हमें यह दिखाती है कि अम्ल केवल प्रयोगशाला में ही नहीं पाए जाते, बल्कि वे हमारे आसपास के कई भोजन और प्राकृतिक स्रोतों में भी मौजूद होते हैं। तालिका में विभिन्न प्राकृतिक स्रोत और उनमें निहित अम्ल दिखाए गए हैं। उदाहरण के लिए सिरका में एसिटिक अम्ल, खट्टे दूध यानी दही में लैक्टिक अम्ल, संतरे और नींबू में सिट्रिक अम्ल और इमली और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, और दोनों चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है। तो अगर हम ये तालिका देखें तो यहाँ पे देखो सिरका, इसमें कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। और प्राकृतिक स्रोत क्या है? खट्टा दूध यानी दही। और अम्ल क्या है? और इसमें अम्ल क्या है? लैक्टिक अम्ल। अब अगर संतरा देखें तो इसमें कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल। अब अगर हम दूसरा देखें प्राकृतिक स्रोत नींबू, तो इसमें कौन सा अम्ल है? इसमें भी सिट्रिक अम्ल है। इमली में देखो तो इसमें कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल। और चींटी के डंक में भी कौन सा अम्ल है? मिथेनोइक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल है? ऑक्सैलिक अम्ल। और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल है? मिथेनोइक अम्ल।
तो अब आइए अंतर्गत प्रश्न 1 को हल करते हैं। तो आइए देखें कि यह प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो हमारे पास दो विलयन है, क और ख। तो विलयन क का पीएच 6 है और विलयन ख का पीएच 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक है? हमें उनकी हाइड्रोजन आयन सांद्रताओं की तुलना करने की आवश्यकता है और यह तय करना है कि कौन सा अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो हल शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि पीएच स्केल ऋणात्मक लघुगणकीय होता है। पीएच का सूत्र है पीएच बराबर ऋण लघुगुणक पदांक 10 H धनायन। यहाँ H धनायन हाइड्रोजन आयन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता को दर्शाता है। ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता में वृद्धि के साथ पीएच मान घटता है। तो कम पीएच मान का मतलब है हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होती है। तो पीएच 6 वाले समाधान क में पीएच 8 वाले समाधान ख की तुलना में हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक होती है। इसीलिए घोल का अम्लीय है क्योंकि इसका पीएच 7 से कम है। इसीलिए घोल क जो है वो अम्लीय है क्योंकि इसका पीएच 7 से कम है और घोल ख क्षारीय है क्योंकि इसका पीएच 7 से अधिक है। तो हम जानते हैं कि अम्लों का पीएच 7 से कम होता है और क्षारों का पीएच 7 से ज्यादा होता है। अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि H प्लस आयनों की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका हल देखते हैं। तो H प्लस आयनों की सांद्रता सीधे यह प्रभावित करती है कि विलयन अम्लीय, उदासीन या क्षारीय है। तो H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक है तो इसका मतलब है कि समाधान अधिक अम्लीय हो जाता है। पीएच मान घट जाता है और यह 7 से कम होगा। उदाहरण के लिए नींबू के रस में H प्लस सांद्रता अधिक होती है और पीएच लगभग 2 होता है, जिससे यह प्रबल अम्लीय बन जाता है। दूसरी ओर यदि H प्लस आयनों की सांद्रता कम होती है तो विलयन कम अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। इस स्थिति में पीएच मान बढ़ जाता है और 7 से अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए साबुन के विलयन में H प्लस की सांद्रता कम होती है और पीएच लगभग 9 होता है, इसीलिए यह क्षारीय है। यदि H प्लस आयनों की सांद्रता OH माइनस आयनों की सांद्रता से के बराबर होती है तो विलयन उदासीन होता है जिसका पीएच 7 होता है। शुद्ध पानी इस संतुलन का एक अच्छा उदाहरण है। इसलिए H प्लस और OH माइनस आयनों के बीच का संतुलन हमें बताता है कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो अंत में यदि H प्लस आयनों की सांद्रता OH माइनस आयनों की सांद्रता के बराबर है तो विलयन उदासीन होता है जिसका पीएच 7 होता है। शुद्ध पानी इस संतुलन का एक अच्छा उदाहरण है। तो संक्षेप में H प्लस और OH माइनस आयनों के बीच संतुलन यह बताता है कि विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पे। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न 3 क्या पूछ रहा है। तो यह जानना चाहता है कि क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस एक्वस के रूप में होते हैं और अगर हाँ तो वे अभी भी क्षारीय क्यों माना जाता है। तो इसका हल देखते हैं। तो पहले हाँ, क्षारीय घोल में H प्लस आयन होते हैं। हर एक जलीय घोल भले ही वह क्षारीय हो में कुछ मात्रा में हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं। तो किसी भी जल आधारित विलयन में H प्लस आयन जो हाइड्रोजन आयन है और OH माइनस आयन जो हाइड्रोक्साइड आयन है यह हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जल स्वयं इन दो प्रकार के आयनों में विभाजित या अपघटित हो सकता है। इसलिए जलीय विलयन में दोनों कुछ मात्रा में मौजूद रहते हैं। अब एक घोल को मूल या क्षारीय बनाने वाली चीज यह है कि इन आयनों की मात्रा की तुलना कैसे की जाए। यदि OH माइनस आयनों की सांद्रता H प्लस आयनों की सांद्रता से अधिक है तो घोल को मूल माना जाता है। इसलिए यह H प्लस आयनों की कुल अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि कौन सा आयन अधिक सांद्रता में है। तो यद्यपि एक क्षारीय विलयन में H प्लस आयन उपस्थित होते हैं, उनकी मात्रा OH माइनस आयनों की तुलना में बहुत कम होती है।
तो सांद्रता में भी यह अंतर ही विलयन को उसका क्षारीय गुण प्रदान करता है। यह हमेशा H+ तथा OH- आयन इन दोनों प्रकार के आयनों के बीच एक संतुलन होता है जो यह निर्धारित करता है कि विलयन अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न 4 पे। तो देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो ये हमें यह सोचने के लिए कह रहा है कि किसान कब त्वरित चूना कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट जैसे पदार्थों को मिट्टी में मिलाएगा। तो इसका हल देखते हैं। तो जब मिट्टी बहुत अम्लीय होगी तो किसान मिट्टी का उपचार निम्नलिखित पदार्थों से करेगा। पहला पदार्थ बारीक चूना है जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो बारीक चूना एक क्षारीय यौगिक है जिसका मतलब है कि यह अम्लों को उदासीन कर सकता है। अगला हमारे पास भुजा हुआ चूना है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह एक और क्षारीय पदार्थ है और इसका उपयोग अक्सर इसलिए किया जाता है क्योंकि यह तेज चूने की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होता है, लेकिन फिर भी मिट्टी में मौजूद अम्लों को उदासीन करने में प्रभावी होता है। अंत में चौक जो कैल्शियम कार्बोनेट है का भी उपयोग किया जाता है। तीनों बिना भुजा चूना और चौक को तब मिलाया जाता है जब मिट्टी बहुत अम्लीय होती है। अम्लीय मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है। यह कम पीएच पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है और फसल की पैदावार को कम कर सकता है। किसानों के लिए मिट्टी के पीएच की निगरानी करना महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश फसलें उदासीन के करीब मिट्टी में सबसे अच्छा विकास करती हैं, लगभग पीएच 7 पर। तो बारीक चूना, भुजा हुआ चूना और चौक ये सभी मूलभूत पदार्थ हैं। इन मूलभूत पदार्थों को जोड़कर किसान मिट्टी में अतिरिक्त अम्ल को बेअसर कर देता है। यह प्रक्रिया मिट्टी के पीएच को उदासीन की ओर बढ़ाती है जिससे पौधों के विकास के लिए यह बेहतर हो जाती है। तो इस पूरे प्रक्रिया को चूना डालना कहते हैं। यह मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और स्वस्थ फसलों को सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य कृषि प्रथा है। तो अब आइए अंत में हम लेक्चर के सारांश को देखते हैं। तो हमने सीखा कि हमारे पाचन तंत्र में उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे होती है। हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करता है। कभी कभी पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है जिससे एक स्थिति होती है जिसे अपच कहते हैं। अपच के कारण असहजता या दर्द हो सकता है और यह एक आम समस्या है जब अम्ल का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। अपच को कम करने के लिए हम क्षारों का उपयोग करते हैं जिन्हें प्रति अम्ल कहा जाता है या फिर एंटासिड। एंटासिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट जो पेट में अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निष्क्रिय कर देते हैं। यह प्रतिक्रिया लवण और पानी का निर्माण करती है जिससे अम्लता कम होती है और राहत मिलती है। फिर हमने दांतों के क्षय के संदर्भ में उदासीनीकरण पर चर्चा की। मुंह हमारे स्वास्थ्य में अम्लों और क्षारों की भूमिका निभाने वाली एक अन्य जगह है। दांतों का क्षय हमारे मुंह में पीएच स्तर से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह में पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है और जब पीएच बहुत कम होता है तो अम्ल हमारे दांतों को इनेमल को घोलने लगते हैं। हमारे मुंह में मौजूद जीवाणु चीनी पर जीवित रहते हैं और एक उत्पाद के रूप में अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल पीएच को कम करते हैं और समय के साथ हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि अधिक मात्रा में मिठाईदार खाद्य पदार्थ खाने से दांतों में छिद्र होने का खतरा बढ़ जाता है। तो दांतों के क्षय को रोकने के लिए हम मूलभूत टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। टूथपेस्ट में मौजूद क्षार हमारे मुंह में मौजूद अम्लों को उदासीन करने में मदद करता है जिससे पीएच को वापस एक सुरक्षित स्तर पर लाया जाता है और हमारे दांतों की रक्षा क्षय से होती है। अगले हमने उदासीनीकरण, अम्लीय डंक और मधुमक्खी के डंक या बिच्छू के डंक से होने वाले अम्ल स्टिंग के बारे में बात की थी। तो अगर हम बात करें मधुमक्खी के डंक, तो मधुमक्खी के डंक मारने से त्वचा में अम्ल जो है वो एक अम्ल छोड़ता है जिससे हमें दर्द महसूस होता है, जिससे वो क्षेत्र लाल और सूजा हुआ दिखाई देता है। मधुमक्खी के डंक से होने वाला दर्द कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा जैसा हल्का क्षार लगाते हैं। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट डंक से
निकले अमल के साथ प्रतिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है, जिससे दर्द और सूजन कम हो जाती है। इसी तरह अगर हम बिच्छू के पत्तों में डंक लगे तो डांक पौधा के पत्ते से उसी जगह को रगड़ने से मदद मिल सकती है। डांक पौधों में पदार्थ होते हैं जो हल्का क्षार की तरह काम करते हैं और बिच्छू के डंक में मौजूद अमल को नपुंसक बना देते हैं। यह उदाहरण दिखाता है कि प्रति उदासीनीकरण अभिक्रियाओं दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी होती हैं। तो आज के रसायन विज्ञान के सूत्र के लिए इतना ही था। धन्यवाद छात्रों।